इस बारी जो है 20-25 तो मेरे प्रश्न गए हैं बहुत अहम मुद्दों पर। साथ ही साथ 8 कॉलिंग अटेंशन गए हैं, वो भी सारे के सारे बहुत ही जो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरा वाकिफ रखते हैं जनहित के, उनके ऊपर लगाया है। अगर आप कहो तो मैं पूरा बता भी दूंगी आपको। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया है, कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से चरमरा चुकी है। घर घर में डकैतियाँ हो रही हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके इतनी हो रही है। हमारे भिवानी में तो बहुत ही बुरे हाल हैं, बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा आज के दिन हालात ऐसे हैं कि जो है गुंडा तत्व जो है वो पूरी तरह से बेअंकुश होकर घूम रहा है। दूसरा जो मैंने लगाया है, कंसर्न ऑन इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के ऊपर, कि इतना बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, जीटी रोड के जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माँ बाप वहाँ के जो हैं वो कह रहे थे कि जी हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, सारे वीज़ा लगवा रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कह रहे जी कनाडा जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कहीं और जा रहे हैं। तो ये बेरोज़गारी इतना ज़बरदस्त हो गई है कि बच्चों को जो है यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है मैंने ये लगाया है कि ये कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है हरियाणा के अंदर, उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है भ्रष्टाचार जो है व्यापक तौर से पता चला है, तो उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। फिर जो है ये माइनिंग का जो माफिया है, पूरे हरियाणा के अंदर ही बुरे हाल हो रहे हैं, खासतौर से हमारे तो शाम के अंदर और सारी और जगह, इसके ऊपर लगाया है। फिर मैंने लगाया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, कहते हैं कि सारे गरीबों को जो है उनको घर मिलेंगे, उनको घर दिए गए हैं। सच्चाई ये है कि 40,000 घर अभी भी गरीबों के जो हैं, जिनका आवेदन हो चुका है, जिनके सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, फिर भी उनको अभी तक उनके घर क्यों नहीं बने हैं पिछले 10 साल से। फिर मैंने लगाया है ये हरासमेंट जो हो रही है, इनएक्यूरेसी, ये गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन हर एक चीज़ डाल दी है, लेकिन जो है कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। कभी आप जानते हो जो हालात हैं उसके ऊपर कि भाई सरकार उसका जवाब दे कि क्या ठीक ठाक कैसे होंगे। फिर मैंने लगाया है ये जो है हमारे जो लेबर के लिए, केयर टेकर के लिए, लेबर के लिए जो हमारे बच्चों को इसराइल भेजा जा रहा है, जहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ पर गोलेबारी हो रही है, जहाँ पे जो है लोग मर रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं, हमारे बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है। जो लोग वहाँ अपने लोग हैं उनको तो बाहर निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे मरने कटने के लिए जा रहे हैं। और मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, तो वो बच्चे से पूछा जो बाहर जा रहा था कि तुम्हें मालूम है कि वहाँ युद्ध हो रहा है? तो उसने कहा हाँ जी हम जानते हैं युद्ध है। तो फिर उस प्रश्न पूछा कि फिर क्यों जा रहे हो? तो कहते हैं यहाँ पे भी जो भूखमरी से जो है मरना ही है, तो वहाँ जाके अगर गोले बारूद से मर गए तो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, यहाँ भी मरो या वहाँ मरो। तो ये हालात आज के दिन जो है हमारे जो है हरियाणा के अंदर हो चुके हैं। साथ ही साथ जो है आप देख रहे हो कि ये जो बिजली के बिल हैं, इतने महंगे बिल आ रहे हैं, उसके ऊपर जो है नॉन एनर्जी चार्जेस उसके ऊपर लगाए हुए हैं। और जो है साथ ही साथ इंटरमिटेंट जो है रुक रुक के बिजली आती है। जो प्राइवेट पावर कंपनी है वो जो है उसके साथ जो सप्लीमेंट्री पावर परचेज एग्रीमेंट करा था, उसका क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या जनता के साथ क्यों खिलवाड़ करा जा रहा है। ये सारे के सारे 8 मुद्दे जो हैं ये अभी तक जो हैं कॉलिंग अटेंशन के मैंने लगाए हैं, और अभी 4 दिनों के अंदर और मैं जो और मेरे पास जो मुद्दे आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करूंगी। साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ, बहुत ही अहम जो रेजोल्यूशन है वो है कि आज जो है कृषि प्रदेश है हमारा। और जब ये काले कानूनों को, जो 3 काले कानूनों को रद्द किया गया था करीब 2 ढाई साल 3 साल पहले, तब और आंदोलन को, जब किसान आंदोलन को हटाया गया था, तब ये कहा गया था, किसानों को वायदा करा गया था कि उनको जो है एमएसपी का दर्जा दिया जाएगा, लीगल दर्जा जो है उनको मिलेगा, तो वैदिक दर्जा पूरा दिया जाएगा। लेकिन आज इतने साल पूरे हो गए, केंद्र ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जो है बड़ी बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसान की हालत जो है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। 2022 तक उसकी आमदनी दुगनी की बात जहाँ कही थी, आज उसकी आधी से भी आधी हो गई है। तो ये मैं रेजोल्यूशन उस समय भी लेकर आई थी जब ये काले कानूनों को हटाया गया था, और उठाकर ये रेजोल्यूशन मेरा बाहर फेंक दिया था। मेरा मतलब मकसद ये है कि आज जब दोबारा से किसान आंदोलन की राह के ऊपर चल पड़े हैं, और जो है हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने विधानसभा से ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव केंद्र को पास करके भेजें, क्योंकि हमारे पास कानूनी तरीके से हम इसके ऊपर कानून नहीं बना सकते।
तो केंद्र को हम एक प्रस्ताव ही पास करके भेजना है कि भाई एमएसपी का वैधिक दर्जा आप दो, खाली इतना करना है और कुछ नहीं। सर्वसम्मति से अगर ये जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये अगर इससे साफ हो जाएगा, अगर ये सरकार इस प्रस्ताव को अगर भेजती है तो साफ है कि भाई किसानों के हित के लिए सरकार काम करेगी। अगर ये प्रस्ताव को जो है फेंक के फाड़ के बाहर फेंक देते हैं और इसको नहीं लगने देना चाहते हैं, तो फिर मैं सारे किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि सरकार की नीयत आपके प्रति बिल्कुल सही नहीं है और ये केवल जुमले और क्या कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू आपके ऊपर काम कर रही है। मैम, जो सेशन शुरू हुआ है इसमें कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, तो आप ये मानते हैं कि सरकार के खिलाफ इस तरह का माहौल है प्रदेश में? आप अपनी यात्रा के जरिए जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का जो आपको समर्थन कितना मिल रहा है, किस तरह से लोग किस तरह की शिकायतें लेकर आ रहे हैं, तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आए ये ऐसा माहौल है प्रदेश में? देखो, माहौल तो पूरा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम जब पूरे हरियाणा के अंदर हम तो घूमे हैं और जो समर्थन और जो लोग और जो भीड़ जो जुटी है और लोगों ने जो आके हमारे को सारी बातें बताई हैं, सारा अपना दुख दर्द दुखड़े रोए हैं, तो इससे तो स्पष्ट नज़र आता है कि हर एक वर्ग, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट है। संतुष्ट की बात छोड़ो, जो रो ना रहा, इतना इतने बुरे हालात जो हैं वो हो चुके हैं। और जो है लोग इससे बहुत बुरी तरह से चिंतित हैं कि आने वाला समय उनके लिए क्या लेकर आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, बात ये आती है कि आंकड़े तो हमारे पास हैं नहीं, आंकड़े तो बीजेपी के पास हैं। तो जो है प्रस्ताव तो 15 एमएलए जो हैं उस पर साइन करके आप डाल सकते हैं, तो प्रस्ताव तो वो होएगा ही। पर ये एक बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा अपनी बात तूती और कहने का, ये बात जरूर है। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, अभी हाल ही में तो शाम आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से एक बच्चे को अगवा दिन दहाड़े कर लिया गया, या अलग अलग जगहों पर व्यापारी है उनसे फिरौती मांगे जाने की और गोली चलाई जाने जैसी वारदात सामने कई जगह से आ रही है। तो आप क्या मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में प्रशासन पूरी तरह से विफल है? पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में विफल है, क्योंकि जब सरकार का अंकुश कम हो जाता है तभी इस तरह के तत्व जो हैं वो सामाजिक तत्व जो हैं वो अपना सिर उठाते हैं और वो हालात सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले जो है पूरा का पूरा भिवानी का बाजार बंद करा गया था, क्योंकि 6-7 जगह जो है चोरियां लगातार एक के बाद हुई। जो है व्यापारी भाई जो है अपना जो है काम धंधा करके वापस जाता है अपने घर, तब उसको परेशानी होती है कि पता नहीं मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है, क्या मेरा हाल क्या होगा, मेरे घर भी कहते मेरे पैसे ना निकल जाएं या कोई मारपीट ना हो जाए। इसी तरह से जो है अपहरण के केसेस और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ जो है ये सामने है। ये आज ये आंकड़ों के से आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हो रहे हैं। तो पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और ये सरकार उस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब। मैम, राज्यपाल के अभिभाषण को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, राज्यपाल जी की तो ड्यूटी है, उनको तो बोलना पड़ेगा जो सरकार लिख कर देगी। आधे में तो यही था कि अंतरिक्ष में हमने वो भेज दिया, मंदिर बना दिया, कुछ और सन के ऊपर भी हम कुछ कर रहे हैं, कोई और ये जो केंद्र से निर्धारित बातें हैं वो हरियाणा के अंदर करी जा रही हैं। बाकी तो जो बातें हैं सारा सामने है ही। आज जो है अभिभाषण के अंदर मुझे याद आ रहा था, मैंने सोचा ये देखें कहीं ना कहीं जिक्र होगा। 10 साल पहले ये कहा था कि हर एक ज़िले के अंदर हम मेडिकल कॉलेज देंगे। आज वो कहाँ हैं? वो 10 साल हो गए। भिवानी की बात मैं कर रही हूँ, जो मेडिकल कॉलेज जो इनकी देन नहीं है, जो श्रुति चौधरी ने जिसकी स्वीकृति दी थी, आज जो है जिसके पैसे दिलवाए थे 10 साल पूर्व, वो मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं हुआ। उसके साथ के जो मेडिकल कॉलेज राजस्थान में जो स्वीकृति मिली थी उस समय 2013-14 के अंदर, वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गए और काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और वैसे आप जानते ही हैं इतनी बुरी तरह से तो सरकार जो है कर्जे के अंदर डूबी हुई है। आज जो है हमारा जो सरपंच हैं वो रो रहे हैं, जो विकास का जो कार्य जो है, सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, थोड़ी बहुत सड़कें जो हैं वो बना दी, बाकी जो है वो ऐसी पड़ी हुई हैं। बार बार हम आवेदन करते हैं। स्टेडियम्स की हालत जो है वो देख लो आप, स्कूल्स की हालत है वो देख लो, तो हर जगह जो है किस तरह का विकास हुआ है, मुझे तो कोई विकास नज़र आया नहीं। सुभाष बराला जी ने आज जो है वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए हैं, किस तरीके से देखती हैं? चाहे एक टकराव की स्थिति या फिर एक कॉन्टेस्ट देखने को भले ही नहीं मिलता,
लेकिन एटलीस्ट कांग्रेस मैदान में तो एक उम्मीदवार उतारती है, एटलीस्ट अपनी एक जो प्लेस है उसको तो प्रदेश के सामने रखती है कि हमने भी मैदान में उतारा, चाहे कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिलता बेशक। नहीं नहीं, ये तो एक सीट थी, ये तो बड़ी क्लियर सीट थी और बराला जी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, वो बन के आ गए, निर्वाचित होके आ गए। मैम, बजट 23 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के नाते पेश करेंगे। आपने पहले भी कई बार बजट के आंकड़ों को लेकर बात रखी है। क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति किस तरह से आप कहाँ पर देखते हैं? 9 साल में सरकार तो कहती है कि हमने बिना किसी तरह का टैक्स लगाए या बिना किसी तरह के लोगों पे अतिरिक्त बोझ डाले प्रदेश को तरक्की और विकास के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति को लेकर क्या कहाँ देखते हैं आप? हमारी वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है और ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बार बार जब है बजट पेश होता है, जब ये तोड़ मरोड़ के आंकड़े पेश करते हैं और वो इस बारी भी पेश करे जाएंगे। सच्चाई ये है कि हम इतना ज़बरदस्त कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं और हर साल वो कर्जा बढ़ता जा रहा है और वो कर्जा की भुगतान के लिए जो है वो कर्जा लिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वित्तीय हालत आज के दिन सरकार की क्या है और वही कारण इसलिए आगे जो है विकास के कार्य नहीं हो पा रहे और वही हालत आगे। आप इस बारी क्या नया होगा? इस बारी भी वही सारा कुछ और इधर उधर से उठा के जुमले दे दिए जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। कौन सा लोकसभा हाँ जी, अरे कुछ तो बात ही नहीं हो रही लोकसभा की। ये बात सही कह रहे हैं। मैम, लोकसभा के चुनावों के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था कि आप जो है वो एक टाइम लिमिट दी थी कि अपने अपने आवेदन जो है वो भेजे दें, उसको लेकर कांग्रेस के बड़े चेहरों में, चाहे हम दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर लें, कुमारी शैलजा का जिक्र कर लें, तो उन्होंने किसी भी तरीके से आवेदन जो है वो नहीं किए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या देखते हैं? क्या कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा? दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं बचे कांग्रेस के पास। अब इस पे मैं क्या कहूँ? लड़ना चाह रहे हैं, नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछेंगे, वो ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक शैलजा जी की बात है, उनकी तो मैं पहले से ही उन्होंने कह दिया था, अभी की बात नहीं है, वो तो काफ़ी दिन पहले कह दिया था कि उनकी इच्छा है कि वो विधानसभा लड़ें। बहुत बारी लड़ चुकी हैं लोकसभा, तो अब विधानसभा लड़ने की उनकी इच्छा है। बाकी जो है इलाके के अंदर कौन क्या कर रहा है वो तो अब सामने बाद में ही नज़र आएगा। लेकिन लोकसभा की तो बात कौन कर रहा है नहीं कर रहा है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, कोई खास बात हो नहीं रही है, बात सत्य है। इसके अलावा जिस तरीके से यदि हम कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का जिक्र करें, जब ये जन संदेश यात्रा शुरू हुई थी उस दौरान एक लेटर इशू किया गया था कि अलग से जो है वो यात्राएं जो है वो नहीं निकाली जाए। उसके बाद एक और लेटर जो है वो उनकी तरफ से जारी किया जाता है और उसमें पूरे उस लेटर के अंदर ट्विस्ट जो है वो देखने को मिलता है। जन संदेश यात्रा की जो है वो तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस प्रभारी के ट्विस्ट भरे लेटर्स को, जो एक तरह पहले जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है वो सवाल खड़े किए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अपार जन समर्थन जो है वो मिल रहा है। नहीं, तो जो सत्य बात है उन्होंने कही कि अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जनता के बीच में जो है कांग्रेस का संदेश लेकर जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने इस बात का कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रभारी जी ने कहा।